खैर, तो यहाँ हम लोग लिख रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो क्या था, ही पहला पॉइंट, ही लेड एन अनसक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट बंगाल, एज ए रिजल्ट बंगाल फ्री फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से बंगाल भी अलग हो गया। ये किसकी देन थी, फिरोज शाह तुगलक की देन थी। नेक्स्ट लिखिए, कैंपेन अगेंस्ट जाजनगर, कैंपेन अगेंस्ट जाजनगर कहाँ पर है ये, मॉडर्न उड़ीसा। मॉडर्न उड़ीसा पुराने टाइम में क्या था, जाजनगर। रिटर्न्ड विथ रिच बूटी फ्रॉम टेम्पल्स। तो उड़ीसा में कुछ खास टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स को इसने लूटा, क्योंकि इसको क्या चाहिए थे, पैसे। सल्तनत को चलाने के लिए इसको रेवेन्यू चाहिए था, और रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, इन्हीं सब जगहों से मिलेगा। तो बहुत फेमस, उड़ीसा का सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, जगन्नाथ पुरी मंदिर। तो इसने पुरी जगन्नाथ मंदिर और बाकी जो मंदिर थे उन सबों को बहुत अच्छे से लूटा, और बहुत बढ़िया बूटी यानी कि प्लंडरिंग करके ढेर सारा सोना चांदी के साथ ये लौट कर आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मार्च्ड अगेंस्ट नागरकोट, मार्च अगेंस्ट नागरकोट एंड मेड इट्स रूलर टू पे ट्रिब्यूट। यानी कि नागरकोट में भी ये जीत गया और उसके रूलर से कहा कि तुम हमें क्या करो, अब ट्रिब्यूट के रूप में कुछ न कुछ देते रहो। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, नागरकोट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दूसरा है, जिसको मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, नागरकोट से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, लिखिएगा, फ्रॉम हिज, या ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम दिस कैंपेन he collected 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, he collected 1300 संस्कृत manuscripts from ज्वालामुखी टेम्पल। कहाँ से, ज्वालामुखी टेम्पल। तो ज्वालामुखी टेम्पल में कहाँ, तो ज्वालामुखी टेम्पल की लाइब्रेरी थी वहीं से। एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड into Persian by अरीजुद्दीन। तो अरीजुद्दीन से कहकर इसने उन सभी 1300 मनुस्क्रिप्ट्स को किस में कन्वर्ट कराया, पर्सियन में कराया। ठीक,
और वो क्या है, तो वो कहा गया दलाइल ए फिरोज शाही। हाँ, DALAIL, DALAIL, दलाइल ए फिरोज शाही। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही strictly followed the advice of उलेमाज। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी उलेमाज को ख़त्म कर चुका, हटा दिया था एडमिनिस्ट्रेशन से, बट फिरोज शाह तुगलक किस पर डिपेंडेंट है? उलेमाज पर डिपेंडेंट है। इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें आपको ट्रू फॉल्स एसर्जन में पूछ दी जाती हैं कि वो कौन सा दिल्ली सल्तनत था कि जो उलेमा पर डिपेंडेंट था, वो कौन सा जो उलेमा को दरबार से हटा दिया था। तो यही सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो कौन सा था जिसने इक्तादारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और खलीसा व्यवस्था को ले आया। और दूसरा क्या सेंटेंस बनेगा कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने क्या किया था, इक्तादारी व्यवस्था को रीइंस्टॉल तो किया है, क्या साथ में हेरेडिटरी भी कर दिया। तो यही सब चीज़ें आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस के रूप में प्री में देखने को मिलते हैं सेंटेंस वाइज। और बच्चे सोचते हैं कि हम कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहीं से नहीं आता, यहीं से आता है जो आप पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही मेड। देखिए, पढ़ना सब हर कोई पढ़ता है इन सब चीज़ों को, बस आपको वो तरीका समझ लेना है। जिस दिन आप ये तरीका समझ लोगे उस दिन आप इन सब चीज़ों को आराम से आप याद कर लोगे। नेक्स्ट लिखिए, ही मेड almost all positions hereditary। If a noble died, then his son or son-in-law और स्लेव। तो देखिए कितना इसने हेरेडिटरी कर दिया कि यानी कि अब यहाँ पर आपके काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या है, अगर एक नोबेल बन रहा है तो उसकी जगह पर या तो उसका बेटा नहीं है तो उसका सन इन लॉ, और सन इन लॉ नहीं है तो उसका जो खासम खास स्लेव है उसी को बना दो, नए को नहीं बनाओ। यहाँ तक लिखिएगा, ये हो गया। इसके बाद इक्तादारी तो लिखवा जो, फिर भी लिख लीजिएगा, इक्तादारी आल्सो बिकेम हेरिडेटरी। तो जितने ऑफिशियल्स हैं ना वो सारे हेरिडेटरी हो गए हैं, जितने इक्तादार हैं, जितने प्रोविंशियल हैं, यानी कि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या हो गए, हेरिडेटरी हो गया। जैसे आमिल वगैरह जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, अगर वो आज भी है कंटिन्यू तो वो सब हेरिडेटरी हो गया। जैसे कि अगर एक IAS ऑफिसर की डेथ हुई तो उसके बदले उसके
बेटे को IAS ऑफिसर बना दो उसकी जगह पर। तो राजा यानी कि थ्रोन, सुल्तान की गद्दी तो हेरेडिटरी है ही है, साथ में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सब के सब हेरेडिटरी हो गए, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ तक कि इसने आर्मी में भी हेरेडिटरी ला दिया। तो लिख लीजिएगा, आल्सो इन आर्मी, आल्सो इन आर्मी एज old soldiers were allowed to send their son-in-law or slave। तो अगर एक सैनिक, वो उसको लग रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका, अब मैं नहीं वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अब मेरी एज ख़त्म हो गई, तो वो क्या करे, वो अपनी जगह पर अपने बेटे को, अपने दामाद को या अपने स्लेव को, किसी को भी भेज सकता है और उसकी फिर क्या हो, उसके प्लेस पर उसकी नौकरी लगा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर कैलिफ ऑफ इजिप्ट and styled himself as his deputy, यानी खुद को ये कैलिफ का जूनियर दिखाने की कोशिश किया कि सबसे बड़े कैलिफ उसके बाद हम ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है, एक और इसने क्या काम किया, देखिए इसके साइड डिसीजंस देखकर आपको लगेगा ना कि एक डरा हुआ सुल्तान, एक डरा हुआ सुल्तान जो किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। यानी और वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या, पुरानी रीतियों को, पुराने सिस्टम को की तरफ वो जा रहा है। और ये हमेशा सच ही होता है कि जब भी जो शासक होता है वो डरता है या उसको किसी भी हद पे जाकर अपनी सत्ता बचानी है तो वो पीछे की तरफ देखना शुरू करता है, वो रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़कर सोसाइटी को डेवलप करने की तरफ वो कम सोचता है और वो किसी तरीके से सत्ता बचाए रखने के लिए हर वो जुगाड़ जद्दोजहद करना शुरू करता है। यही कहानी फिरोज शाह तुगलक की लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, prohibited Muslim women free going to worship at the ग्रेव ऑफ सेंट्स। तो जो सूफी सेंट्स होते थे उनके ग्रेव पर औरतें, जो मुस्लिम औरतें थे वो पहले अकेले चली जाया करती थी। इसने कहा कि नहीं, अकेले कोई औरत नहीं जाएगी, वो अपने साथ एक गार्जियन के साथ ही जाएगी। और आज तक ये टेंडेंसी बनी हुई है, लेडीज अकेले नहीं जाती हैं ग्रेव पर या हज करने या कहीं भी जाएंगे तो एक गार्जियन के साथ जाएंगे। हम जैसे हिंदुओं में क्या है, मंदिर जाना है, लेडीज़ अपना ग्रुप बनाकर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके यहाँ मुस्लिम्स में इसने ऐसा रूल बना दिया।
और ये सब किसके कहने पर हो रहा था? सब कुछ ये सब उलेमाओं के कहने पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन को लाना और ये सब तो उलेमा कहने पर हो रहा था। और बाकी ये सब जो हेरेडिटरी करना, ये सब क्या था? ये सब ये था कि कोई मेरे खिलाफ खड़ा, मेरे खिलाफ कोई रिबेल ना करे, किसी तरह से अपनी सत्ता को ये बचाए रखना चाहता था। इसका एक ही मकसद था। तो यहाँ इसके क्या थे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। क्या किए? कुछ रिफॉर्म्स किए और कुछ इसने वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी की। ठीक है, तो इसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ किया था और कुछ इसने कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसे कि इसने कैनल्स यानी कि ढेर सारी नहरें, इरिगेशन नहरें वगैरह बनवाए थे। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी चीज़ें और बाद में फिर इसके अंतिम की डेथ और वहाँ से फिर सैयद डायनेस्टी का आना। ठीक है, तो ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट किंग होता है फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने देखा, जैसे कि ये क्या कर रहा है, किसी तरह से अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था। इसने पूरी तरह से, एक तरह से देखे तो हर एक पोजीशन को, हर एक गवर्नमेंट पोजीशन को क्या कर दिया था, हेरेडिटरी कर दिया था। इसने कैंपेन्स किए बंगाल खिलाफ, पर उसका फेलियर साबित हुआ और वो बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। इसने कहाँ किया? जब नागरकोट में कैंपेन किया तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से इसने 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर आया और उनको पर्सिया में ट्रांसलेट करवाया, दलाई ए फिरोज शाही। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिफॉर्म्स, वेलफेयर एक्टिविटी और इसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, और जहाँ से इसके बाद इसकी विदाई हो जाएगी, यानी इसकी डेथ हो जाएगी, और इसके डेथ के बाद फिर एक नई डायनेस्टी आ जाएगी, सैयद डायनेस्टी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो इसके आगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक और के आगे के रिफॉर्म्स, वेलफेयर एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माय चैनल एंड like the videos. Thank you very much.